चीजें मैं शेयर करना चाहता था, चूंकि लाइन से प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन से मैं, प्राइमरी एजुकेशन तो नहीं लेकिन हायर एजुकेशन से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। खासकर विशेष परिस्थिति में लॉकडाउन में जो चीजें कोविड को लेकर के आप लोग जो चर्चा कर रहे थे, बड़ा अच्छा विषय है। और मुझे जो समझ में आता है कि अब आने वाला समय इन्हीं चीजों का है। और खासकर परिवर्तन को लेकर के तो मुझे बार बार लगता था कि तकनीकी संस्थाओं में पढ़ाने के बावजूद भी, कि जब तक एक टीचर का क्लास के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक वो शायद डिलीवर नहीं कर पाएगा। और स्पेशली जो तकनीकी विषय होते थे, सप्लाई चेन जैसे पेपर्स होते थे, उनको भी मैं प्रेफर करता था क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। लेकिन अभी जो चीजें हुई तो कई सारी चीजें, तकनीकी छात्र होने के बावजूद मैं, मेरे मन में अपनी एक धारणा बहुत गई नहीं है, लेकिन मैं सोचता था कि बहुत टेक्निकल होने पे ये सोचने समझने की शक्ति ले बैठती है। और मैं अपने साथी मित्रों को कहा करता था कि देखो, हम लोग पेचकस क्लास वाले लोग हैं। जो जितना ज्यादा पेचकस क्लास करेगा, कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप करेगा, उसकी बौद्धिक क्षमता उसकी खत्म होती जाएगी और केवल हार्ड हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में उलझ करके रह जाएगा। तो हमारा काम चिंतन का है, हमारा काम, तो ये मेरी पहले की धारणा हुआ करती। लेकिन समय के साथ है, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें न केवल जरूरी है, लेकिन इन चीजों को जरूरी बनाने के लिए अभिभावकों के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। शिक्षण व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर ये विषय तो राज्य सरकार का विषय है, ये विषय कोई निजी विषय नहीं है जिसको लेकर के अभिभावक और फिर उसको लेकर के फिर कहीं पर नेटवर्क है, कहीं पर नहीं है, हमारे कई छात्र नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये व्यक्तिगत समस्या से होने के बजाय इसको एक स्टेट इशू समझना चाहिए। सरकारों को इस पर काम करना चाहिए और इसको आवश्यक बनाया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले ट्रेनिंग है, स्टूडेंट को ट्रेनिंग है, टीचर्स को ट्रेनिंग है। जो ऑनलाइन लाइब्रेरी की जो फैसिलिटी है वो कुछ बहाल होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम्स की जो लोग सिस्टम्स बात कर रहे हैं उस पर भी काफी काम होना चाहिए, क्योंकि अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाई है। तो हम लोगों को दूसरा एक चीज जो मुझे शुरुआत से लगता था और मैं लोगों को कहता भी था कि देखो, 50% और 90%, 90%, 100%, 99%, ये कोई मायने नहीं रखता है। एक चीज मायने रखता है कि अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं तो कम से कम 50% चीज जानिए। समस्या क्या है, हम लोग क्वांटिटेटिव तरीके से इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम लोग क्वालिटेटिव तरीके से इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। आज भी हम लोगों के इवैल्यूएशन का जो प्राइम एजेंडा जो है, जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज मार्क्स। हम लोग मार्क्स देख करके कि स्टूडेंट इज सिक्योरिंग 99.99% इन हिंदी और इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, सो वी द स्टूडेंट डिम। इसका परिणाम क्या होता है कि जो हमारे समाज के जो मेधावी छात्र हैं, जो शायद समाज शास्त्र में काफी अच्छा कर सकते थे, जो शायद साइकोलॉजी में काफी अच्छा कर रहे थे, जो शायद हिस्ट्री में काफी अच्छा काम कर लेते, जो शायद ज्योग्राफी में अच्छा काम कर लेते, हम लोगों ने जानबूझकर इन सारे छात्रों को हम लोगों ने अभियंत्रण, इंजीनियर बनने की और हायर एजुकेशन की और इन सारे चीजों की और, इसको मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, बेसिस क्लास कहते हैं, उस लाइन में ढकेल देते हैं। मैं औरों की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपनी निजी बात रखता हूं, क्षमा के साथ रखता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जो अच्छे छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको उनको लिटरेचर में आना चाहिए, उनको लाइफ साइंसेस में आना चाहिए, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आना चाहिए। जो ऐसे छात्र हैं जो मेहनत पराक्रम कर सकते हैं, उनको टेक्निकल साइड में जाना चाहिए, बाकी कुछ में जाना चाहिए। इस पे बहस हो सकता है, मैं अपनी कमी मान सकता हूं, लेकिन आज तक की जो मेरी अपनी चीजें हैं वो ये हैं। तो हम लोग समाज से एक बहुत बड़ी धाती को, समाज से चिंतन को छीन रहे हैं, हमारी अपनी एक तरफा सोच को लेकर के। और इसका वजह यही है कि वापस उसी लाइन पे आता हूँ कि वी हैव पुट एजुकेशन ऑन द मास प्रोडक्शन मोड। और जब ये मास प्रोडक्शन पे आएगा तो ये क्वालिटी की बात नहीं करेगा, ये रेवेन्यू जनरेशन की बात करेगा। और जब रेवेन्यू जनरेशन की बात हो जाती है तो रेवेन्यू जनरेशन कैपिटलिस्टिक पैटर्न की बात सोचता है। ये सोसाइटी में केवल उन लोगों की बात करेगा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, रेवेन्यू में एडिशन दे पाएंगे। ये उन लोगों की बात कतई नहीं करता है जो रेवेन्यू का बेनिफिशियरी होना चाहते हैं। हाँ, तो हम लोगों को नए सिरे से राष्ट्रवाद को गढ़ना होगा, नए सिरे से सोशलाइजेशन, डेमोक्रेसी को देखना होगा। केवल टैक्स पे ही होना अच्छा नागरिक होने का एक मापदंड नहीं है। अच्छा श्रोता होना, अच्छा एक सिविलाइजेशन होना, रूल्स के साथ चलना, चीजों को अनुपालन करना, ये भी इस राष्ट्र के होने के एक अहम जरूरी हिस्से हैं।
और एक बहुत बड़ा तबका जो इन हिस्सों को मानता है, जो कायदे कानून को मानता है, जो कहीं पर सड़क पे पकड़े जाने पर पुलिस वाले को ये नहीं कहता है कि जानते हो मेरा बाप कौन है। इन लोगों से हम बहुत बुनियादी जरूरी हुकूक को, हकीकत को छीन रहे हैं। इसलिए ये विषय राज्य का विषय है और ये राज्य को, स्टेट को इस पे सोचना चाहिए, गंभीरता सोचना चाहिए, चिंतकों को सोचना चाहिए, चाहे वो प्लानिंग को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षकों की प्लानिंग को लेकर के हो, चाहे वो क्लासरूम की प्लानिंग को लेकर के हो, चाहे वो मिड डे मील प्रोग्राम की प्लानिंग को लेकर के हो। बड़ा दुख होता है। मेरे एक अभिन्न मित्र हैं, मैंने जब पहली बार मैं क्लासरूम में गया था तो एट द टाइम आई वाज नियरली 23 इयर्स ऑफ एज। तो क्लासरूम में जब मैं पीजी क्लासेस लेने गया तो मुझसे बड़े बड़े छात्र थे। तो मेरे एक गुरु थे वहां पर, जो पीएचडी में को गाइड थे हमारे, डॉक्टर सुनील कुमार पांडे। उनके साथ मैं इलाहाबाद में अक्सर मोटरसाइकिल में बैठ करके हम लोग बाटी चोखा खाने के लिए जाया करते थे और बाटी चोखा की दुकानों पे हम लोग समाज शास्त्र का चिंतन करते थे। तो बगल में एक स्कूल था, प्राथमिक विद्यालय था, और प्राथमिक विद्यालय पे आंख से आंसू निकलता है कि आज भी समाज का एक वर्ग है जहाँ पर स्कूल तय करता है कि आपको बृहस्पतिवार को क्या लंच लाना है, बुफे को क्या लंच लाना है, शनिवार को क्या ड्रेस कोड होगा, क्या लंच कोड होगा। और वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में, उनमें जब वो थैला लेकर के जाते हैं तो उनकी थैला में किताबें नहीं होती है, उनकी थैला में थाली होता है। और ये हमारे जैसे लोग जो दिल्ली मुंबई जो कहते हैं फेसबुक पे अपने आप को अपडेट करते हैं, उनके उनके लिए शर्म है, उनके लिए थप्पड़ है। लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? मुझे बहुत शर्म आती है। और मैं कहता हूं कि जो पीएचडी स्कॉलर हैं, जो हमारे जैसे जो लोग हैं, इनको प्राइमरी स्कूल पे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, देखना चाहिए प्राइमरी स्कूल की जरूरत क्या है। अभी कभी आप लोग जब कभी पतरातू की और रांची को जाएंगे डैम की घाटी होते हुए, तो एक महिला को वहां पर रुक करके मैं अपने बच्चे को पीठ पे बांध करके जाते हुए देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि जान पहचान था। तुमने कहा कि वो शिक्षिका है, उनका चयन हो गया है और वो रांची में रहती है, रांची में उनका पोस्टिंग यहाँ पर हो गया है, जहाँ पर सड़क से उतर करके भी 5 किलोमीटर उनको पैदल चलना है। अब आप सोच लीजिए तो शिक्षा नीति क्या कहती है। अब जब आप ऐसी महिला को आप यहाँ पर आप पोस्टिंग करेंगी तो उनका जो टोटल जो श्रम है, कुल श्रम है, उसका योगदान कहाँ पर जा रहा है? तो ये जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट है सोसाइटी का, अनप्लान मूवमेंट है। अब इसमें मैं आदिवासी नहीं कहूंगा, गैर आदिवासी नहीं कहूंगा, जनरल नहीं कहूंगा। दिक्कत ये है कि हमारे समाज का पढ़ा लिखा आदिवासी अब आदिवासी नहीं रह जाता है। हमारे समाज का पढ़ा लिखा जो जवानी है वो उसका अपने खेत की पानी से, अपने खेत की फसल से और अपने गांव की माटी से उसका मोह भंग होने लगा। और ये जब जब समाज अपना पीछे अतीत को नहीं याद करता है, तो याद रखिए जिस समाज का अपना अतीत नहीं होगा, भविष्य उसका कभी नहीं हो सकता है। और इसी विपदा के साथ आज झारखंड अपनी अतीत पे, अपने इतिहास पे, अपने भविष्य पे रो रहा है। हम लोग कहते हैं कि झारखंड क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? झारखंड इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि झारखंड में जब झारखंडी झारखंड के बारे में नहीं सोचता है। झारखंड में संस्थाएं हैं, मैं सेंट जोन्स में पढ़ा हूँ, सेंट जेवियर्स में पढ़ा हूँ, लेकिन एक नरेशन वहां भी खींचा जाता है। सरकार का मदद नहीं लेना है, लेकिन उन संस्थाओं को मदद लेना है। मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार की मदद क्यों नहीं लेंगे? सरकारें किस लिए होती है? सरकार फीता काटने के लिए थोड़ी होता है। सरकार इसलिए होता है कि जो चीज हम व्यक्तिगत तौर पे नहीं कर सकेंगे, सरकार वो चीजें कर सके। और शिक्षा से बढ़िया क्या हो सकता है? तो सरकार को इस स्तर पे इसीलिए है कि शिक्षा की जो नीति होनी चाहिए वो शिक्षकों के द्वारा क्लासरूम में, बच्चों के द्वारा, शिक्षार्थी, शोधार्थी, परीक्षार्थी, क्लासरूम, इनके बीच में तय होना चाहिए। एसी कमरों में और जिन लोगों का डेपुटेशन 3-3 साल के लिए कभी शिक्षा विभाग में, कभी स्वास्थ्य विभाग में सचिवों का जो होता है, ऐसे लोग कभी भी एजुकेशन के बारे में प्लानिंग नहीं कर सकते। मुझे याद आता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कभी कभी कोई छात्र ट्यूशन लेने जाते थे तो शर्म से कहते नहीं थे कि हम ट्यूशन लेने जाते हैं। और कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन को बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ की कम्युनिटी स्प्रेड का बहुत बड़ा खतरा से अवॉइड करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनको यूनिवर्सिटी छोड़ करके घर वापस जाने को मजबूर कर दिया गया। और अभी इस पैंडेमिक के समय में हर बच्चा और हर कोई घर में ही है, तो इस दौरान में हम ज्यादातर लर्नर पॉपुलेशन को फोकस करें, उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आज बात रखने की कोशिश कर रही हूँ। भले ही मैं
मुंडा सर के जैसे इतना डीपली नहीं बोल पाऊंगी, फिर भी कोशिश करूंगी कि जो मेन मुद्दा मैं बोलना चाहती हूँ वो मैं बोल के 10 मिनट में खत्म करूँ। जो पैंडेमिक के दौरान एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्कूल कॉलेजेस को बंद करना के चलते जो जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स खास करके फेस कर रहे हैं वो है सोशलाइजेशन ब्लॉकेज। जैसे बच्चे घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो लोग का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। वो घर में खिंचा रहे हैं, वो ज्यादातर अपने चीजें जो स्कूल में कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके चलते उनके मन में और दिल में वो सारी चीजें जो पहले एक क्रेव हुआ करता था, छुट्टी में हम लोग घर में दोस्तों के साथ खेलेंगे, टाइम बिताएंगे, और जो हम रिक्रिएशनल समय में जो काम करना चाहते थे, जो हम बुक्स पढ़ना थे या जो भी काम करना चाहते थे, वो हम छुट्टियों के दिन के लिए हम बचा के रखते थे। लेकिन अभी कोविड-19 के चलते हर कोई घर में लॉकडाउन होने के हर कोई घर में बंद होने के चलते उनको इतना समय मिल रहा है कि वो अपनी चीजें कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा उस खालीपन से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए भी मशक्कत कर रहे हैं। तो सोशलाइजेशन जैसे लोगों से मिलना, एक दूसरे से बात करना, दूसरे से जुड़े रहना, फेस टू फेस मुलाकात जो करने से जो पहले जिस इंटेंसिटी से हम क्लासरूम में पढ़ाई करते थे या फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था, वो नहीं होने के चलते उनका एक सोशलाइजेशन ब्लॉकेज क्रिएट हो चुका है मन में। और इस सब चीज़ों को, जैसे पहले माँ बाप भी घर में बच्चों को छुट्टियों के दौरान समय देते थे, लेकिन अभी वो लोग भी घर में हैं और बच्चे भी घर में हैं, तो एक घर में एक तनाव सा माहौल हो गया है कि हर कोई अपने आप को कैसे मैनेज करे। हर कोई का जो डेली रूटीन था वो गड़बड़ा गया है। और उस चीज़ों से बचने के लिए माँ बाप ने क्या किया है, पहले क्या करते थे कि फ़ोन पकड़ा देते थे, या इसके चलते क्या होता था बच्चों में कि ज़्यादा टाइम वो लोग आइदर फ़ोन पे बिजी रहते थे। जब माँ बाप घर आते थे तो उनका फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते, लेकिन घर में अभी सब होने के चलते अभी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। कैसे? या फिर मोबाइल और लैपटॉप से वो अपने क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है बहुत सारे स्कूलों में अभी रिमोट लर्निंग शुरू हो गया है, जिसके चलते वो लोग किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चों में वो एक जो चेन है लर्निंग का वो ब्रेक ना हो, उसमें गैप ना आए। तो बहुत सारे स्कूलों ने, खासकर प्राइवेट स्कूल और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को उनका जो एजुकेशन ब्रेक ना हो, उनका जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें ब्रेक ना हो। उन्होंने बहुत सारे टीचरों को ट्रेन किया, उनको क्लासेस लेने के लिए मोटिवेट किया, और बहुत सारी जगहों में टीचर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू से जो भी उनको होमवर्क देना है, उनको पढ़ाना है, जो सिलेबस कंप्लीट करना है वो कर रहे हैं। तो इसके चलते स्क्रीन टाइम बच्चों में बढ़ गया है। जैसे खाना खाने के समय में लोग टीवी देख रहे हैं, पढ़ाई के समय में आइदर फोन देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर से वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा गया है। और इसके चलते जो उनका सोशलाइजेशन ब्लॉकेड हुआ है, और बहुत ज़्यादा जो समय समय पर क्लासेस, डेली क्लासेस, जैसे स्कूल का टाइमिंग था 8 से 2 बजे तक का, तो स्कूल खास करके इसी समय पे अपना ऑनलाइन क्लासेस रखा करती है। तो बच्चे घर पे भी रह करके भी वो अपना क्लास के सारे ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हैं। उनका उसके ऊपर में वो अपना होमवर्क बना रहे हैं और उसको भेज रहे हैं। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बच्चे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो सोशलाइजेशन नहीं मिल पा रहा है जो स्कूलों में मिला करता था। और अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि स्कूल कब तक खुलेगा, नहीं खुलेगा, कितना देर तक ये लॉकडाउन चलेगा, वो लोग कब घर के बाहर जा पाएंगे, खेल पाएंगे, दोस्तों से मिल पाएंगे, वो सारी चीज़ें कर पाएंगे।
जो पहले वो किया करते थे। हालांकि अभी कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं, उसके चलते उनमें एक अनसर्टेनिटी और एंजाइटी का माहौल बना हुआ है। रिमोट लर्निंग अभी हाल फिलहाल में जहाँ आप काफ़ी सुने होंगे और अ, आप घरों में भी देख रहे होंगे कि रिमोट लर्निंग के थ्रू से बच्चों को या लर्नर को जुड़ने की कोशिश किया जा रहा है। और ये इस तरह से क्योंकि वो लोग स्कूल में, कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटी में फेस टू फेस अपने टीचर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में कम्युनिकेट करते हुए पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको एक इस दौरान एक रेमेडी के हिसाब से रिमोट लर्निंग को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से तो रिमोट लर्निंग की जो वे है, कम्युनिकेशन है, पढ़ाई करने का तरीका है, वो सिमिलर आपको डिस्टेंस लर्निंग की तरह लग रहा होगा। और इस डिस्टेंस लर्निंग में क्या है कि हम जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम क्लासरूम में एट अ टाइम इंटरेक्ट करते थे, उनको फेस टू फेस आई कांटेक्ट के साथ में उनको क्वेश्चन कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम टीचर को तो देख पा रहे हैं, लेकिन टीचर हमें फेस टू फेस नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि एक टीचर को 100 से भी ज़्यादा बच्चों को अटेंड कर पाना ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू से इम्पॉसिबल या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। वो इनको दिक्कतें और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो डिस्टेंस लर्निंग जो रिमोट लर्निंग के थ्रू से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बच्चों में कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जैसे अभी अभी मुंडा सर ने बहुत सारे ग्राउंडेड लेवल के जितने भी क्वेश्चंस रेज किए, उससे उसे कहीं तो आशा तो नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी कोशिश करने की ज़रूरत हमें ये है कि हम इस तरह से अभी जो कोविड-19 के बाद में कोविड-19 के दौरान हमें अपनी टेक्नोलॉजीज को या फिर हमारे पास जो भी संसाधन है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जो जो लेवल पे है उस लेवल के एजुकेशन को कैसे ले सकते हैं। अगर हम छूट जाएंगे तो शायद ही छूट जाएंगे, और शायद हम उसको पकड़ नहीं पाए, उस फ्लो को पकड़ नहीं पाए। तो अपने आप का अपना जो फ्लो बना है बने रखने का एक ही माध्यम हमें दिख रहा है, थ्रू द मोबाइल, थ्रू द इंटरनेट, और जहाँ तक हो पा रहा है थ्रू कंप्यूटर और कोई भी टैब या किंडल या कुछ भी तरीके से आप बच्चे जो और द लर्नर्स जो जिस तरह से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादातर अभी तक हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमें अभी तक से जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए है उसको मुहैया करने का एबिलिटी अभी लगती है। और ग्राउंड लेवल की जब बात करते हैं, जैसे झारखंड जैसे जगहों में बहुत सारे घरों में बहुत सारे स्कूल टीचरों का ये भी आया कि हमें अभी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए गवर्नमेंट से निर्देश आए हैं। तो हम कैसे ये करें, क्योंकि कुछ बच्चे गांव के बच्चे हैं, उनके पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। अगर उन्हें पढ़ाना भी चाहें तो कैसे कर पाएंगे। अगर किसी के पास स्मार्टफोन भी है, तो अगर घर में एक बच्चा है तो उसको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है कि वो अकेले एक जगह में जाकर बैठे, शांति से बैठे, उसके पीछे में हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। एट द सेम टाइम किसी और उसके भाई बहन को भी उसी समय क्लास लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो टेक्नोलॉजी का जो है उस समय में जो अभाव दिखता है, उसके चलते जो एजुकेशन है जो उनको उस समय में मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता हुआ दिखता है। और कभी कभी बहुत ही हताशा और निराशा सी होने लगती है कि क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से भी क्या हम एजुकेशन दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। क्या दूसरा एंड जो रिसीव कर रहा है, रिसीविंग एंड है एजुकेशन, एजुकेशन लेने वाला जो लर्नर है, वो क्या इस चीज़ को ले पा रहा है, उसके पास क्या वो टेक्नोलॉजी है, नहीं है, उसके पास क्या कंडीशन एनवायरनमेंट है, उसके पास क्या इनफ रिसोर्सेस है। ये सारी चीज़ें रिमोट लर्निंग के थ्रू से जो एजुकेशन देने की कोशिश हो रही है, ये कोविड-19 के दौरान फेल होता हुआ दिखता है। इसके अलावे जैसे
जब कोविड-19 से पहले जो समर वैकेशन या विंटर वैकेशन होता है, तो बच्चों को मोटिवेट किया गया कि आप लाइब्रेरी जाएँ, आप दूसरी चीज़ों से पढ़ाई करके अपना एजुकेशन में कुछ एनहांस कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल-फिलहाल में जो सिचुएशन आ गया है पैंडेमिक का कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर हम बाहर जाएँ तो कम्युनिटी स्प्रेडिंग का जो खतरा है, वो हम अपने साथ में और औरों के साथ में भी हम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये चीज़ को रोका गया हमारे एक्सेसिबिलिटी को कि हम बाहर ना जाएँ। तो हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प हो जाता है कि हम इंटरनेट के थ्रू से, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू से जितना हम सीख सकते हैं। तो ऑनलाइन एक्सेस टू द एजुकेशनल रिसोर्सेज कहीं न कहीं कोविड-19 के दौरान एक चैलेंजेस बन गया है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो फिज़िकली हम जा कर के एक्सेस कर पाते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा इसी वजह से स्क्रीन टाइम और इसी वजह से जो ब्लॉकेट्स हैं, उसकी वजह से हम लर्निंग और क्या कहते हैं उसको, जो इच्छा शक्ति है, वो उसमें घटौती दिखती है। घटती हुई मतलब क्या कहेंगे उसमें इनएक्सेसिबिलिटी दिखता है कि हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से और एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जो लर्नर है उसमें भी एंथुजियाज्म कम दिखता है। वो इतना ज़्यादा सोशलाइजेशन उसका नहीं हो पा रहा है, उसके चलते जो एंजाइटी हो रही है उससे वो निकलने के लिए बहुत सारे अपने मूड को सूट करने के लिए वो बहुत सारी नेट बिंजिंग जैसे कहते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो या टीवी में ऐसे सारी चीज़ें जो उनको अच्छे लगते हैं या फिर जो टाइम बिता के लिए जो देखते हैं वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें वो मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है नई चीज़ों को सीखने के लिए। और कोविड-19 कहीं न कहीं हमें और एक चांसेस दे रहा है कि हम दूसरे जो यूनिवर्सिटी या स्कूल में या कॉलेजेस में बहुत सारे बाहर के विदेशों के देशों में जो भी चीज़ पढ़ाई हुआ करता था, वो सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन कर दी गई है। तो वो सारी चीज़ों को हम लेने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि लर्नर कितना एंथुसियास्टिक है, कितना उसको लेने के और सीखने की ख्वाहिश रखता है, उसको जानने की। तो इंथुसियाज्म में कमी दिख रही है। तो कहीं न कहीं हम एजुकेशन जो अभी जिस तरीके से चलता आ रहा है, एक तरीके से एक ब्रेक लग गया है। सबको एक तरह सदमा सा हो गया है। तो कोशिश यही है कि जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 एजुकेशन किस तरह से हमें मिल रहा है या हम उसको फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैं और एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी अभी जो वेबसाइट में या हम न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल रहा है। अभी जो बच्चों पे खास करके काम करती है विश्व स्तर पर, तो यूनिसेफ और WHO और CIFRC के कुछ इस तरह से स्कूल के बच्चों को कोविड-19 के दौरान किस तरह से उनको करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करना चाहिए। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो वो अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए किस तरह से पढ़ें या स्कूल में किस तरह से एजुकेशन ले सकें। उसके लिए एक प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग स्कूल मार्च 2020 के ऊपर में एक डॉक्यूमेंट उन्होंने जारी किया है। आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, मैंने ये शेयर किया है। इस जो स्लाइड है वो चीज़ भी शेयर कर दी जाएगी आपको, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वो क्या-क्या मुद्दों पे बात कर रहा है, कोविड-19 क्या है, बच्चों को क्या-क्या प्राइमरी लेवल के बच्चों को, सेकेंडरी लेवल के बच्चों को, यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों को
क्या क्या चीज़ों का सावधानी बरतना है, वो किस तरह से अपना एजुकेशन वो किस तरह से स्कूल में, आउटसाइड और घरों में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में दिया गया है। साथ ही मैं नीचे जो रेड कलर में जितने भी पॉइंट्स मैंने बुलेट पॉइंट में लिखा है, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के थ्रू से मैं फोकस कर रही हूँ अभी स्कूल एजुकेशन के ऊपर में। तो एनसीईआरटी जो किशोर मंच है, उस पे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ से मेंटल वेलबींग फॉर चिल्ड्रन, मैनेजिंग इमोशन, handling anxiety and uncertainty, managing screen time, improving parent-child relationship during lockdown at home। इसके बारे में बहुत सारे बातें हुई हैं, जिसमें कि दिल्ली और बाहर के जो भी और एनसीईआरटी सर्टिफाइड काउंसलर के साथ में ये बातचीत रखी गई है। और ये एक किशोर मंच में हर रोज, हर हफ्ता, हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, कि किस तरह से प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर में पढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे मेंटल वेलबींग फॉर चिल्ड्रन, जैसे कोविड-19 के दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा घर के अंदर हैं, और जो वो लोग किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, वो लोग अपना इमोशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 या उसके बाद जो बच्चों में जो स्क्रीन टाइमिंग का जो अभी बहुत ज़्यादा चलन है, वो सबको हम पेरेंट इंटरवेंशन के थ्रू से कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसको पॉजिटिव वे में उनके लर्निंग इंक्रीज करने के लिए किया जा सकता है, उसके बारे में दिया गया है। और मैं आप लोगों को आगाह करती हूँ कि ज़रूर देखें, और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने घरों में और अपने बच्चों के साथ में ज़रूर करें। आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं उनको मदद इससे मिल सकती है। Next is the most important thing is roadmap for future education। मैं 2-3 पॉइंट है, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आपको और भी कुछ इसमें ऐड करना है या डिफरेंट सोचते हैं, तो यू आर वेलकम फॉर द डिबेट। फॉर झारखंड स्पेशली एजुकेशन के रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सुझाव हैं। जैसे एनसीईआरटी जितने भी देश के जितने भी केंद्रीय विद्यालय है और गवर्नमेंट स्कूल है, उसके लिए कार्य करती है, उसके लिए पॉलिसी बनाती है। ऐसे ही हर स्टेट में एक एससीईआरटी है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो स्टेट लेवल के करिकुलम और पॉलिसी डिज़ाइन करती है, टीचर एजुकेशन पे काम करती है। तो 2017 का जो लर्निंग आउटकम गाइडलाइंस है एनसीईआरटी के तरफ से बनाया हुआ, उसमें हर लेवल के प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए लर्निंग आउटकम्स बनाए गए हैं कि एक क्लास 1 का बच्चा को क्या पढ़ना है, कितना वो लैंग्वेज में कितना उसको जानकारी होना चाहिए, मैथमेटिक्स में कितना होना चाहिए, साइंस में कितना होना चाहिए, क्लास 2 का बच्चे को कितना आना चाहिए, कैसे आप असेसमेंट करें क्लास 3 के बच्चे को कि वो क्लास 4 में उसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें लर्निंग आउटकम्स गाइडलाइंस जो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है, उस पर दिया गया है। सेम चीज़ एनसीईआरटी ने सारे एससीईआरटी को न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में बुला करके सारे एससीईआरटी के ही निर्देश के अनुसार ये लर्निंग आउटकम्स डिज़ाइन किया था, जिसमें कि एससीईआरटी के सारे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, जितने सारे टीचर्स हैं उनको यहाँ बुला के उनके गाइडलाइंस के अंडर में वो सारी चीज़ें डिज़ाइन की गई थी कि और वो लोगों ने पैरामीटर बनाया कि कैसे होनी चाहिए। तो हम झारखंड के एससीईआरटी से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लर्निंग आउटकम्स, झारखंड के लर्निंग आउटकम्स गाइडलाइंस क्या कहता है एससीईआरटी झारखंड लर्निंग आउटकम्स गाइडलाइन के तहत क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, और अगर नहीं बनाए गए हैं तो फिर एनसीईआरटी से जो लर्निंग आउटकम्स गाइडलाइंस है, क्या उसको झारखंड के लेवल में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो
उसको किस तरह से बेहतर करने की और कॉन्टेक्चुअल झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकने वाली गाइडलाइंस होनी चाहिए। इसके लिए टीचर्स से सुझाव मांगने की ज़रूरत है। टेक बेस्ड अडेप्टिव इंटरैक्टिव साइंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म may start to take hold। जैसे अभी दिल्ली में बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय के टीचर वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो हम अपने झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिजिनस वे ऑफ काउंटिंग एंड ट्रांजैक्टिंग चीज़ों को हम मैथमेटिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो लोकल गेम्स है, जैसे थापी गढ़ा, बीटी चेंगा और ओस्टागोटी, और जो जिसमें हम इमली और मील का बीज को हार के जो टाइप का एक गेम खेला करते थे, वो सारे में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। उस चीज़ों को हम मैथमेटिक्स लर्निंग में हम बच्चों को प्राइमरी लेवल के मैथमेटिक्स एजुकेशन दे सकते हैं। और उसके ऊपर में अगर हम इंटरैक्टिव लर्निंग टीचिंग लर्निंग मेथड बना सकें तो बहुत अच्छा होगा कि बच्चे घर पे भी रह करके थोड़ा बहुत इंटरनेट कंप्यूटर फ़ोन से ही देख करके उसके ऊपर में वो खुद अपना असाइनमेंट और उसके ऊपर समझ डेवलप करके उसी के साथ शेयर कर सकते हैं टीचर के साथ में। तो एक इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारे पेंटिंग जो वॉल पेंटिंग है, उस सब चीज़ों में किस तरह से इंडिजिनस नॉलेज छिपा हुआ है, ये बेसिकली रिसर्चर, साइंटिस्ट और जो शिक्षाविद हैं उन लोगों को आगे आकर काम करने की और अपने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को लेवल को समझते हुए वहाँ के बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वहाँ के बच्चे जिस तरह से गेम्स खेला करते हैं, वो सारी चीज़ों को वो अपने इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में